दोस्तों नमस्कार। काफ़ी समय के बाद एक लंबा वीडियो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। वीडियो लंबा है मैं मानता हूँ, पर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के जो भी ब्लैक शेड्स है, ग्रे शेड्स है, तकलीफ़ों का सामना होता है, जो किताबों में कहीं भी लिखा नहीं जाता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सक्सेस करने के लिए ये कदम उठाने हैं, वो बहुत सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे इस वीडियो पे बात करूँगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपके जो व्यूज़ है वो बताइए। दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के तरीके चलते हैं। प्रोडक्ट बेस होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, फॉरेक्स होता है, प्रोडक्ट प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, हाई रिटर्न्स, लो रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल मार्केट के अलग-अलग तरीके। आप सब समझदार हो, बहुत सारे लीडर्स अपने ज़िंदगी का बहुत सारा समय इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं, पर जो इस इंडस्ट्री से कामयाबी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली। दोस्तों, ये इंडस्ट्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ज़रा उसको समझते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आज नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेस उद्योग व्यवसाय करने वाले लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स काम कर रहे हैं, रिटायर लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में बड़े बड़े अहदे पे रहने वाले लोग काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वर्ग, एक समूह नेटवर्क मार्केटिंग से, कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। इस इंडस्ट्री में जैसे सिखाया गया है, टाइम डुप्लीकेशन, पीपल डुप्लीकेशन, मनी मल्टीप्लिकेशन, ये सच है। अगर हम सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जाते हैं, काम करते हैं और हमको मेहनत से, स्किल से, एटीट्यूड से, स्ट्रैटेजी से, टेक्निक्स से, लीडरशिप से, टीम बिल्डिंग के एक तरीके से अगर कामयाबी मिलती है, तो डेफिनेटली टाइम बिल्डिंग, मनी मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ में जो कामयाबी चाहिए वो मिलेगी। सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि आज हम भारतवासी हैं, इस भारत देश में रहते हैं। अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नियम है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। कुछ स्टेट में बहुत स्ट्रिक्ट किया गया है, उसमें प्रोडक्ट बेस भी बंद किया जा सकता है। आपको उदाहरण पता है, एमवे कंपनी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास रचा, यानी पहली कंपनी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिखाया, वो कंपनी भी भारत में केरला स्टेट से लगभग बंद कर दिया गया है। 750 करोड़ का घोटाला न्यूज़ में आता है, हमने सोशल मीडिया पे देखा है, टीवी पे देखा है, आपने भी देखा है। एक बेंगलोर की इंडस विवा कंपनी, उसको भी बंद किया गया है। इस तरह से न जाने कितने सारी कंपनी खुली, बंद हुई, जो बाहर के देशों में लीगल है, एथिकल है, पर यहाँ पे इलीगल है। चाहे उसकी वजह जो भी है, मुझे उसमें नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग अपना पैसा बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, अलग अलग तरीके लाते हैं और काम करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग पैसे बनाते भी हैं, पर बहुत बड़ा एक वर्ग समूह होता है जिनका पैसा जाता भी है। वो इस धंधे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लीडर से मिल रहा हूँ, उनके ज़िंदगी में अगर मैं देखता हूँ तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, आज उनकी उम्र 50 है, 60 भी चल रही है, सीनियर सिटीजन भी है, जो गर्व से कहते हैं कि हम पिछले 25 साल से, 30 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। देखिए, ये नेटवर्क इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, इसीलिए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं
और नई नई कंपनियां लॉन्च हो रही है। पर जो नियम वाली है, नियम वाली यानी नियम जो बनाए गए हैं अलग अलग स्टेट से, भारत सरकार से, मुझे उनका भी विरोध नहीं है। वो उनके नियम से चल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई लॉ नहीं है। तो वो जो भी कंपनी ओपन करता है बहुत आसान होता है ओपन करना, छोटे स्केल में, छोटी मात्रा में। और लोग ओपन करते हैं, उनको पता नहीं होता कायदा उस पर कैसे बैठता है, कायदे में हम लोग कैसे बैठते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी भी इस इंडस्ट्री में होती है, लीडर्स को होती है। आज भारत में लगभग 10% लोग ऑलमोस्ट कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। वो चाहे फाइनेंस हो या प्रोडक्ट हो या कोई भी हो। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के समय में भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज यानी उनके प्लान्स होते हैं। बाइनरी प्लान होता है, जनरेशन प्लान होता है, सनफ्लावर प्लान होता है, बोर्ड प्लान होता है, ऑटो प्लान होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, लेवल प्लान होता है, सिंगल लेग प्लान होता है, बॉक्स प्लान होता है, स्टेप बाइनरी होती है, उसमें ऑस्ट्रेलियन बाइनरी होती है, अमेरिकन बाइनरी होती है, 2 का मैट्रिक्स चलता है, 4 का चलता है, 3 का चलता है, 5 का चलता है। बहुत अलग अलग तरीके हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में प्लान करने के समय। रिटर्न्स 1 महीने में डबल है, 1 दिन में भी डबल है, 1 महीने में है, 1 हफ्ते में है, 1 साल में है, 2 साल में है, 3 साल में है, 5 साल में है, 6 महीने में है। बहुत सारे सिस्टम्स बने गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक काला गोरा धंधा है। देखिए, पुराने समय में डकैती होती थी, घर लूटते थे, फिर उसके बाद में डकैती का या लोगों को लूटने का तरीका बदलता गया। मतलब घर फोड़ी, जैसे दरोड़ा कहते हैं उसको। फिर उसके बाद में डकैती होने लगी, स्नैचिंग होने लगी, अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स होने लगे, साइबर फ्रॉड्स होने लगे, बैंकिंग फ्रॉड्स होने लगे। डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक करने से, पैसा लेने से, एक ऐसी सिस्टम बनाओ जहाँ पे लोगों को लालच दो, बहुत बड़ा पैसे का आमिष दिखाओ, और लोग अपने अपने ज़रूरत के लिए उस आमिष को आ जाते हैं, उस लुभावने लालच में आ जाते हैं। अपना जो कुछ पैसा, संपत्ति, पूंजी, सेविंग का है या असेट्स का है या प्रॉपर्टी का, वो बेच के भी कंपनियों में पैसे लगाते हैं, क्योंकि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में पैसा बनेगा, इस उम्मीद पर। और बहुत सारी उम्मीदें ऐसे लोगों की टूट जाती है। ये इतिहास है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बार्टर सिस्टम होती थी, हम लोग क्रिप्टो करेंसी में जब काम करते तो बार्टर सिस्टम का उदाहरण देते हैं कि पहले लेन देन होता था, बार्टर सिस्टम में होता था। फिर उसको पत्थरों में, चांदी के, तांबे के, अशरफियों में, फिर उसको नोट में, फिर प्लास्टिक नोट, फिर डिजिटल करेंसी, अभी क्रिप्टो करेंसी, इस तरह का जो फॉर्म आता है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग करने का भी तरीका साल दर साल अलग अलग होते जा रहा है। लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं उनको भी पता है कि जो जो कंपनियां 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना की बातें करती वो दे नहीं सकती, फिर भी उसमें हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये जोड़ने का व्यवसाय है। ये लोगों के जिंदगी में एक परिवर्तन करने का व्यवसाय है। पर परिवर्तन होता है या नहीं होता है वो अलग चीज है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग जो आज आए हैं, तो सबसे पहली बात समझ लेनी चाहिए कि जो कंपनी का मालिक होता है उसका प्रोफाइल हम लोग चेक करते हैं। कंपनी का प्लान क्या है, कंपेंसेशन प्लान क्या है, यानी बिजनेस प्लान क्या है, यानी मनी मेकिंग सिस्टम उनकी क्या है, टेक्निक क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। प्रमोशन किस तरह से किया जाता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, टेक्निकल प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, हेल्थ प्रोडक्ट है, उसका एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है, कौन से सर्विसेज वो कंपनी दे रही है, किस तरह से पैसा जनरेट किया जा रहा है या रोटेट किया जा रहा है। बहुत सारे विषय, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे एंगल्स होते हैं अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग पे।
लोग एक दूसरे को देख के, एक दूसरे की बातें सुनकर, एक दूसरे के अचीवमेंट देखकर, एक दूसरे का एक्साइटमेंट देखकर, कॉन्फिडेंस लेवल देखकर लोग लोगों से जुड़ते हैं। और जब ज़्यादा बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं तो पीपल मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, डुप्लीकेशन होने लगता है लोगों का, और बहुत बड़ा एक लोगों का सिस्टम खड़ा हो जाता है जिसका कोई बेस नहीं होता है। क्योंकि जिसका बेस है वो भी कंपनियां भारत में बंद हो सकती है, जिसका बेस नहीं है वो भी बंद हो सकती है, और होती ही है वो। जिसका प्रोफाइल है वो भी बंद हो सकता है, जिसका नहीं है वो तो होता ही होता है, पर वो हिस्ट्री भी क्रिएट करता है। ऐसा भी इतिहास में पिछले पास्ट काफी सालों के अनुभव में देखा गया है। बाइनरी सिस्टम में लोग काम करते हैं तो हर व्यक्ति पावर लेग मांगता है, वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, और लोग एक दूसरे को हेल्प करने की भावना से, पैसे कमाने के सिस्टम के वजह से पावर लेग कुछ लोग दे पाते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं। फिर स्नैचिंग होना, बहुत सारी दिक्कतें उसमें भी आती है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दोस्तों, और वो भी स्पेशली फाइनेंस मार्केटिंग। पर देखिए, फाइनेंस का मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो, उद्देश्य एक ही है कि कुछ ना कुछ सर्विसेज लोगों के पास लेके जाइए। हेल्थ का प्रोडक्ट है तो उनको हेल्थ बीमारी ठीक हो जाएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर हो सकती है सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट से, ये बताया जाता है। साथ में पैसे कमाने का ये जरिया हो सकता है। पैसे कमाएंगे नहीं कमाएंगे कोई गारंटी नहीं है, पर जरिया है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाइए, आपका पैसा इतना इतना रिटर्न्स आपको डेली, वीकली, मंथली, ईयरली के बेसिस पे मिलेगा, मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है। फॉरेक्स में जाइए, इतना रिटर्न्स हम लोग निकालते हैं, फिर आपको उसमें से उतना रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉसिबिलिटीज है। कोई भी गारंटी नहीं है, वारंटी नहीं है, ना आपका करियर बनने की, ना आपका पैसा बनने की, ना आपके सपने पूरे होने की। तो नेटवर्क मार्केटिंग खूबसूरत एक बिजनेस मॉडल होते हुए भी कलंक लगा है उस पर, काला धब्बा लगा है उसके ऊपर, और बहुत सारे लोगों के गलत एटीट्यूड से काम करने से, गलत तरीके को अपनाने से, लोगों को फंसाने की भावना से, डुप्लीकेशन करने से, लोगों से पैसे कोई भी तरीके से लेने से, यानी चाहे झूठ भी उसको बोला जाए, कमिटमेंट दिए उसको फॉलो नहीं किया जाए, तो बहुत सारी दिक्कतें से लोग परेशान हो चुके हैं। और लीडर लोगों का जिंदगी में देख रहा हूं दोस्तों, आज हजारों लीडर्स को पूरे भारत में नहीं, अलग अलग देशों में मैं जानता हूं, जिसमें बहुत सारे लीडर्स तकलीफ में है, फैमिली है उनकी, बाल बच्चे हैं, करियर करना चाहते हैं, एक एज में आ चुके हैं। उसके बाद बहुत सारे लीडर तो मैं जो देखता हूं जो एज में आ चुके हैं, अभी उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। ना वो नौकरी कर सकते हैं, ना व्यवसाय कर सकते हैं, ना कोई छोटा मोटा काम कर, कुछ नहीं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। चाहे कितनी भी उनके साथ तकलीफें हो, पुलिस स्टेशन की तकलीफें हुई, कोर्ट कचहरियां हुई, जेल तक लीडर गए, सीएमडी भी गए जिन्होंने कंपनी चलाई है, और बड़े बड़े टॉप लीडर्स, प्रमोटर्स, नेटवर्कर्स जेल में गए। 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल छूटने के बाद भी वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स मैं जानता हूं जो इन सारी सरकार की तकलीफों के आते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, और पैसे कमाने का वही एक जरिया उनको मालूम है। तो देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग करना भी है तो कुछ बातों को समझना जरूरी है। हम इतने पैशनेट इस इंडस्ट्री को, क्योंकि यही इंडस्ट्री आपको बहुत कम पैसे या कुछ भी पैसे नहीं लगाते हुए भी आपको पैसे दे सकती है। और वो भी एक जॉब करने वाला व्यक्ति, साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति सोच नहीं पाता है। साल भर का इनकम वो एक दिन में भी आ सकता है, एक वीक में, एक महीने में भी आ सकता है आपके पास, इतना बड़ा पैसा। और बड़े बड़े उद्योगपति जो व्यवसाय लेके, दुकान, शॉप लेके, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट डाल के जो प्रॉफिट नहीं कमाते साल में, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा ये इंडस्ट्री दे सकती है। ये इंडस्ट्री आपको रिस्पेक्ट देती है,
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको देश विदेशों की यात्रा करवाती है। कुछ क्राइटेरिया को अचीव करने के बाद, छोटी मोटी अचीवमेंट होने के बाद, या कभी सिर्फ इन्विटेशंस से आपको अलग अलग कंट्रीज में बुलाया जा सकता है, उतने आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। तो इस इंडस्ट्री में पैसा है, इस इंडस्ट्री में फ्रीडम है, क्योंकि अपने तरीके से, अपने समय के हिसाब से आप इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो और खुद को पैसे कमाने में काबिल सक्षम बना सकते हो। दोस्तों, अभी इस इंडस्ट्री में लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं आपकी राय क्या है, तो मैं कभी भी उनसे पॉजिटिव बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में देखा गया है कि जो स्पेशली फाइनेंस मार्केट में काम करे, यानी फॉरेक्स में हो, क्रिप्टो में हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के आरओआई के प्लान में हो, उस इंडस्ट्री में जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाता है, प्रेजेंटेशन देता है, और जब कभी वो कंपनी बंद किसी भी कारण से होती है, तो जिसको प्लान दिखाया गया वो ताने मारता है। अगर उसने पैसे लगाया है तो पैसे रिकवरी करने के लिए जिसने उसको पैसे लगाने के लिए बोला था या प्लान बताया था, उसके पीछे पड़ता है। ना समझ, सब कुछ मालूम होते हुए भी वो व्यक्ति तकलीफ देता है। देखिए, स्पेशली फाइनेंस मार्केट में लोग जहां पे पैसे लगाते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होने के लिए, और किसी कारणवश कंपनी बंद होती है, तो एक वर्ग, एक समूह के लोग जो इस इंडस्ट्री में काफी सालों से है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर, वो सीएमडी हो सकती, कंपनी हो सकती, प्रमोटर हो सकता है, लीडर हो सकता है, उनके ऊपर क्लेम करता है, ब्लेम करता है, केसेस भी करता है मालूम होते हुए भी। और हमारे यहाँ पे स्पेशली महाराष्ट्र में एमपीआईडी एक्ट लगता है, महाराष्ट्र इंटरेक्शन प्रोटेक्शन डिफॉल्टर एक्ट, जिसके तहत 5 से ज्यादा अधिक लोग अगर आपके खिलाफ गवाही देते हैं, और छोटा मोटा प्रूफ बैंक स्टेटमेंट का हो या व्हाट्सएप चैटिंग का हो, और गवाही देते कि ये इन लोगों ने हमें प्लान दिया था, इन लोगों की वजह से हमने पैसे डाले थे और हमारे पैसे चले गए, तो पुलिस भी केस करता है। कभी कभी पुलिस नहीं भी करता है, पर वापस दूसरे तीसरे तरीके से पुलिस को समझा कि अगर कुछ पहचान है और थोड़े ऊपर लेवल पे अगर हम लोग जाते हैं तो पुलिस केस करते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका कोई पता नहीं होता, वो कोर्ट में देखो। तब तक जिसके ऊपर केस हुई उसको तकलीफ, जिसने केस की उसको तो पैसा मिला ही नहीं, उसको तकलीफ। तो ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। इससे बचे कैसे? तो बचना मुश्किल है, क्योंकि ये सच है इस इंडस्ट्री का। देखिए, कोई लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं किसी पे केस करने के लिए, तो मुझे जो लगता है, मुझे जो लगता है, मतलब इस इंडस्ट्री के बारे में जो मेरा स्टडी है, पुलिस के पास कोई व्यक्ति जिसके साथ, जो विक्टिम है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसा उसको लगता है कि उसने किसी कंपनी में पैसे डाले, उसके पैसे चले गए। तो इसके ऊपर मुझे जो सोच आती है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वो पुलिस के पास जाता है, अपना कोई प्रूफ देता है, स्टेटमेंट देता है, अपना जवाब वहां पे देता है। पुलिस को लगता है कि इसके ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसा पुलिस को लगता है, क्योंकि ऐसा उसको बोला गया है। सच है झूठे कुछ नहीं मालूम। तो जिसके वजह से अन्याय हुआ है, यानी जिसके ऊपर अन्याय हुआ, विक्टिम, और जिसने अन्याय किया, यानी वो एक्यूज हो गया, वो आरोपी हो गया। तो जिसने अन्याय किया है, जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, ऐसा पुलिस को लगता है। इसलिए जिसके ऊपर अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए, यानी पुलिस को लगता है इस व्यक्ति के ऊपर अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए जिस व्यक्ति ने अन्याय किया, ऐसा पुलिस को लगता है। जो सच है झूठ है कुछ नहीं पता। तो जिसने अन्याय किया है, ऐसा प्रथम दर्शनी लगता है, उसके ऊपर हर तरीके का अन्याय किया जाता है एक को न्याय दिलाने के लिए। सादी भाषा में समझते हैं, पुलिस को लगता है इसके ऊपर अन्याय हुआ है, तो इसको न्याय दिलाने के लिए जिसने अन्याय किया है, ऐसा लगता है,
तो न्याय दिलाने के लिए जिसने अन्याय किया उसके ऊपर हर तरीके का अन्याय किया जाता है, इसको बोलते हैं कायदा। देखिए, जब कोई घटना घटी, कोई क्राइम घटा, फाइनेंशियल, मैं सिर्फ फाइनेंशियल बात कर रहा हूं, नेटवर्क इंडस्ट्री की स्पेशली, तो देखिए जो व्यक्ति ने पैसे डाले, समझने की कोशिश कीजिए, तो उस व्यक्ति के घर पर कोई जबरदस्ती जाके पैसे नहीं लिए, उसके कनपट्टी पे, गन पॉइंट पे, यानी गन पॉइंट पे रखकर उससे पैसे नहीं लिए, कोई चाकू दिखा के, कोई हथियार दिखा के उससे पैसे नहीं लिए, कोई उसको मार के या हिप्नोटाइज करके भी उससे पैसे नहीं लिए गए। वो व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया होगा, प्लान प्रेजेंटेशन किया होगा, उस प्लान में उसको लालच आया रहेगा कि इसमें पैसा मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है। सामने वाला भले ही गारंटी वारंटी की बातें कर रहा हो, पर ये बच्चा नहीं था, 18 साल के अंदर नहीं था, ये मैच्योर्ड था, इसको भी सब कुछ समझ रहा था, पर अपनी जरूरत के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, स्पेड टाइम, पार्ट टाइम के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, जल्दी पैसे मिले इस अपेक्षा से वो पैसे लगाता है। वो चाहे जूम मीटिंग को देखकर, दोस्तों को या कोई अनजान व्यक्ति से रिलेशन बनकर, रिलेशन अनजान लोग बनाते हैं तो रिलेशन बनकर, उसको विश्वास होने पर, या कोई सेमिनार में, फंक्शन में, मीटिंग में बहुत सारे लोगों को देखकर, या बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट्स देखकर, एक्साइटमेंट देखकर, कॉन्फिडेंस देखकर, मोटिवेशन देखकर, सेलिब्रेशन देखकर, अवार्ड रिवॉर्ड्स, फंक्शंस देखकर, सेरेमनीज देखकर, बहुत सारे लोग देश विदेश जाते हैं, ऐसा कुछ देखकर नई गाड़ियां लेते हैं, नई घर लेते हैं, पैसे का ज्यादा पैसा कमाते हैं, एंजॉय करते हैं, ऐसा समझते हुए देखकर, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, इसमें से कुछ ना कुछ ये व्यक्ति पैसे लगाता है और इसके पैसे कोई कारण से चले जाते हैं। अभी ये जो डिस्कशन हो रहा था उस व्यक्ति के साथ में और उस कंपनी के संदर्भ में या संपर्क में जो जो लोग थे उनके साथ में, इस पूरी घटना में वहां पे पुलिस मौजूद नहीं थी। क्या डिस्कशन हुआ, लालच में पैसा डाला है, जबरदस्ती डाला, उनको कुछ नहीं पता। देखिए, तो इसने पैसे डाले, पैसे गए, जाने के बाद इसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कंप्लेंट दर्ज कराने आते हैं। तो ये घटना ना पुलिस ने देखी, और पुलिस के अंदर टीए होता है, आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, या स्टेशन ऑफिसर होता है, या अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहा जाता है। महाराष्ट्र में आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना। उन्होंने घटना देखी, फिर आईओ ने अपने राइटर के साथ में, एक असिस्टेंट होता है उनके साथ में, वो राइटर के साथ में पूरा उसको लिखा गया, और उसको एक्यूज को पकड़ा नहीं पकड़ा, जो कुछ मैटर हुआ, अरेस्ट हुआ नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा 60 डेज में, 30 डेज में, 90 डेज में, जो जो क्राइम जिस तरह से है, जिस तरह से कलम है, सेक्शन से, उस तरह से वो कोर्ट में रखा गया। ना पुलिस ने देखा मैटर क्या हुआ घटने के समय में, ना राइटर ने देखा, ना आयोग के ऊपर जो हायर अथॉरिटीज है उन्होंने देखा, घटना किसी ने नहीं देखी। वो कोर्ट में आती है, उसके ऊपर वकील एक्यूज की तरफ से जो है, क्योंकि जिसने केस किया उसको गवर्नमेंट का पीपी मिलता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलता है, एडवोकेट मिल जाता है, तो जिसने अन्याय किया ऐसा लगता है उसको वकील लेना होता है। तो जो उसका वकील होता है वो भी घटना के समय में हाजिर नहीं था, उपस्थित नहीं था। उसको फिर एक्यूज ने जो बोला और जो पुलिस ने लिखकर पूरा का पूरा चार्जशीट बनाया, उसके अनुसार एडवोकेट ने अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने अनुभव से उसको समझते हुए, जो घटना के साथ में उपस्थित नहीं था, वो कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर से आर्गुमेंट्स बेल के लिए और जज साहब के सामने, न्याय देवता, न्यायमूर्ति के सामने वो पूरा का पूरा ब्यौरा के बारे में बात करता है। ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर घटना के समय में उपस्थित थे, फिर जो जज है, जो न्याय देवता है, वो भी अपने विवेक से, अपने अनुभव से, क्योंकि बहुत ही एक वो स्थान पवित्र स्थान है, उच्च स्थान है, न्याय देवता कहा जाता है, न्यायमूर्ति कहा जाता है उनको।
उन्होंने वो घटना को देखा नहीं होता है। यानी दो लोगों के बीच में जो घटना घटी या दो या अनेक लोगों के बीच में जो घटना घटी, उसको ना पुलिस अथॉरिटी ने देखा, ना एडवोकेट ने देखा, ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने देखा, ना जज ने देखा, और उसके ऊपर फैसला होता है। ये प्रक्रिया है न्याय की। दोस्तों, लोग कभी कभी फंसाने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए भी 4 5 10 लोग एकत्रित आकर भी ऐसा करते हैं। उनको सब पता होता है कि पैसे डूबेंगे, पैसे नहीं आएंगे, ये कंपनी नहीं चला सकता, ये कंपनी नहीं चलेगी, सब कुछ पता होता है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरी सोच है कि वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन आया जवाब यानी अपना स्टेटमेंट देने के लिए, तो ऐसा करना चाहिए। देखिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कि सबसे पहली बात, उसका उम्र देखें तो डेफिनेटली वो 30 साल, 35 साल, 40 साल है, जो भी है, कोई बच्चा तो नहीं जा रहा है केस करने। मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, बार बार समझ लीजिए, मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केट में जो फाइनेंस के ऊपर जो तकलीफ होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति काम धंधा कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, या कुछ उधार निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन के लिए जो कुछ कर रहा है फाइनेंशियली, तो पहली बात तो वो एक अडल्ट, एक मैच्योर्ड व्यक्ति है। साथ में वो भी बचपन से, अगर वो साधारण घर से है या जो भी घर से है, तो उसको पता है अपने मम्मी डैडी किस तरह से मेहनत करते हैं, और पैसे उसको पढ़ाया लिखाया सिखाया, दुनियादारी देख रहा है वो भी। तो पैसे डबल नहीं होते हैं ना बैंक में ना कहाँ पे, यानी 10 20 20 साल लगते हैं डबल होने, अगर सेविंग अकाउंट में, बैंक में, इंडिया में नेशनलाइज अकाउंट में है तो। यानी 6 महीने में, 2 महीने में, महीने भर में, साल में डबल पैसे होते नहीं, ये पक्का उसको पता है। आज के युग में तो सोशल मीडिया से वो कनेक्ट है, तो बहुत सारे क्राइम होते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबते हैं, ठगी होती है, ये भी उसको पता है। खुद का बैंक में अकाउंट है, यानी बैंक उसको डबल करके नहीं देती, ये भी उसको पता है। जो वहाँ पे नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, आईटी फाइल, इनकम टैक्स भर रहा है, यानी उसके पैन कार्ड है, यानी फाइनेंशियली नॉलेज है उसको, जो भी छोटा मोटा है, पैसे कमा रहा है, अपना घर का पालन पोषण खुद का कर रहा है, यानी वो समझदार व्यक्ति, अडल्ट मैच्योर्ड है, उसको ज्ञान है। किसी कारणवश वो इस इंडस्ट्री में पैसे लगाता है, पैसे जाते हैं। तो देखिए, भारत में 18 साल होते ही वोटिंग कार्ड मिल जाता है, बैंक अकाउंट, मैच्योर्ड अकाउंट खुल जाता है, यानी माइनर अकाउंट था तो मैच्योर्ड अकाउंट हो गया। शादी कर सकते हैं 21 साल के बाद में, वोटिंग कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। पर फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे कोई कायदा नहीं है, वो अपना मर्जी होता है, अपने मर्जी से, अपने रिस्क से लिया हुआ खुद का एक निर्णय होता है। वो पैसे लगाता है और पैसे चले जाते हैं, पुलिस के पास जाता है, तो मैं पुलिस सिस्टम के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैं बस अपना व्यू शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। तो एक तो उसको मालूम होना चाहिए कि वो पहले कितना कंपनी कर रहा है, उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। वो पहली बार इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहा है क्या, इसके पहले 10 10 कंपनी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 5 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, 1 साल से कर रहा है, अलग अलग कंपनी में काम कर रहा है क्या, मार्केट के अलग अलग लोगों से वो मिल रहा है क्या। अगर ये सब कुछ है तो उसका केस लेने का मतलब क्या है। ऐसा कैसा उसको फंसाया गया, खुद फंसा है, खुद फंसने के लिए पैसा डाला है, और फिर कायदा कहता है कि वो फंस गया, वो विक्टिम है, तो एक्यूज को पकड़ लीजिए, उस पर सेक्शंस लगा दीजिए, उसको अरेस्ट कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर वो पैसा डाला है खुद के हिसाब से, तो सच है झूठ है, तो जैसे जेल में जाते हैं, जेल में अगर दो लोग एक दूसरे से मारामारी करते हैं, कोई भी तरीके से फाइटिंग करते हैं, या जो भी झगड़ा उनका होता है, ऐसे सुना है मैंने, तो दोनों को सजा दी जाती है। तो अगले समय से दोनों सोचते हैं कि एक दूसरे से झगड़ा करे ना करे, क्योंकि करने वाला और जिसके ऊपर कर रहा है, दोनों को दोषी करार दिए जाते हैं, और दोनों को उतना ही समान हक से मारा जाता है या शिक्षा दी जाती है। यहां पे भी फाइनेंस में अगर किसी कारणवश जिसके ऊपर केस हुई, जो एक्यूज हो गया, वो बेल पे बाहर आ गया, कुछ साल में केस जीता और निर्दोष साबित हुआ, तो जिसने केस की तो उसका क्या, उसको तो छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई कलम नहीं, कोई सेक्शन नहीं उसके ऊपर।
तो पहले दिन से उसको भी सिविल मैटर के तहत नहीं, क्राइम मैटर के तहत इसको देखा जाता है। उस सिविल मैटर में डिपॉजिट देना होता है, 10% अमाउंट का देना होता है डिफॉर्मेशन केस के लिए वगैरह, वो सारी बातें ठीक है। पर फाइनेंस में क्राइम आ जाता है। ना उसने कोई शस्त्र यूज किया है, ना धारदार कोई चाकू यूज किया है, ना कोई वेपन यूज किया है। बस वो भी आपके मेरे जैसा, यानी हम जैसा एक व्यक्ति था जो बातें कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, पैसे लेने के लिए एक तरीके बता रहा था। तो ये क्राइम, मेंटली क्राइम, फाइनेंशियली क्राइम, ऐसा उसको देखा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। पर देखिए, उस व्यक्ति को भी ये होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में जाके तू केस कर रहा है तो उसे भी उसका, अगर वो झूठ केस है तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन होनी चाहिए। जहां तक मैं लीडर लोगों से मिल रहा हूं पूरे मार्केट में, 99% लीडर्स ये कहते कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने क्लियर कट बताया था ये कंपनी बंद हो जाएगी, ये दुगना तिगुना अपने रिस्क के ऊपर पैसा डालिए, आपके कैपेसिटी हैसियत के हिसाब से पैसा डालिए, पर लोगों ने नहीं सुना। और 99% जहां तक मैं लीडर लोगों से मिला हूं, जिनको जेल हुई है, एफआईआर हुई है, पुलिस का, कोर्ट का तकलीफ हुआ है, वो खुद को निर्दोष कहते हैं। हर आरोपी कहता है दोस्तों, मैं उसको भी समझता हूं। गुनाह करने वाला भी निर्दोष खुद को कहता है, पर जो निर्दोष खुद है वो भी खुद को निर्दोष ही कहेगा ना। तो ये एक जो जंजाल बना हुआ है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, जैसे म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, और अभी तो ऑनलाइन में आप जंगल रमी देख रहे हो, वो रमी के गेम्स, बहुत सारे लूडो गेम, जंगल रमी गेम जो पैसे से चलते हैं, या जो स्पोर्ट्स के गेम चलते हैं जो पैसे से चलते हैं, जिसमें पैसा लगता है, टीम बनाना, ड्रीम 11, स्पोर्ट्स 11, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, तो वो लोग इसमें जोखिम है और आपको इस खेल की आदत पड़ सकती है, आपका पैसा जा सकता है। तो ये रिस्क है, जोखिम है, इस तरह क्लियर कट डिस्क्लेमर दिया जाता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में भी डिस्क्लेमर लोग देते हैं, पर वो कहा लिखित नहीं, और लिखित भी हो तो उसको कोई मानता नहीं है। यानी इस तरह चीजों को कहते कि कायदा नहीं है, ये डिस्क्लेमर देके भी क्या फायदा, क्योंकि लॉ तो है ही नहीं। पर जब केस करने जाते हैं तो डिस्क्लेमर होने के बाद भी केस किया जाता है, तब क्यों नहीं कहते कि इसके ऊपर कोई कायदा नहीं है। आपने पैसा डाला, एमएलएम में डाला ना, जो अवैध है, तो करने वाला, पैसा लेने वाला, ये दोनों अवैध हो गए, दोनों अवैध काम किए, दोनों ने गलत काम किए, ऐसा मानना चाहिए। सजा सिर्फ एक को क्यों, तकलीफ सिर्फ एक को क्यों? तकलीफ, सजा से जो समस्या निर्माण होती है वो एक के फैमिली को क्यों? अरे उसकी फैमिली भी है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं। हाँ, आपसे जबरदस्ती थोड़ी पैसा उसने लिया है। पर किस तरह से लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, तकलीफ देते हैं। बहुत सारे लीडर बैंकरप्ट हो चुके हैं, उनका पूरा अकाउंट सीज हो गया, प्रॉपर्टी सीज हो गई, उनकी गाड़ियां सीज हो गई, सिर्फ आरोप होने की वजह से। उस आरोप में वो था नहीं था कुछ नहीं पता, उसने कौन से इंटेंशन से वो काम किया कुछ नहीं पता, सिर्फ कुछ पुरावे, अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, व्हाट्सएप चैट हुआ है, वो भी मोटिवेशन में करता रहेगा। उसको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है, उसको भी नहीं पता था। अरे चलाने वाले को भी पता नहीं होता कि ये कंपनी मैं चला रहा हूं, ये बंद हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि जब तक फ्लो आ रहा है तब तक पैसा जा रहा है, रोटेशन हो रहा है। क्लियर कट जनरेशन करने का भी कोई प्रयत्न करता है सही तरीके से, और जनरेट भी कर लेता है, पर कभी लॉस भी हो जाता है, तो रिटर्न नहीं जाते लोगों को और कंपनी बंद हो जाती है। आप किसको गलत बोलोगे, किस किस को सजा दोगे? ये सब दोषी है। अगर सब दोषी नहीं है तो कोई गलत भी नहीं है, तो सब सही है। अल्कोहल बेचा जा रहा है खुलेआम, वाइन शॉप्स है, बड़े बड़े बार है, रेस्टोरेंट्स एंड बार है, तंबाकू बीड़ी खुलेआम बेचा जा रहा है, इंजुरीज टू हेल्थ, इंजुरीज टू हेल्थ। तो वैसे फाइनेंस मार्केट भी फाइनेंशियल इंजुरीज टू हेल्थ है ना। तो क्लियर कट शराब बेचने वाला शराब बेचता है, दारू पान बीड़ी सिगरेट बेचने वाला वो बेचता है, खरीदने वाले को फिजिकली
जो भी डैमेज होता है, कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, या जो भी होता है, या किडनी का तकलीफ होता है, लीवर का तकलीफ, जो भी होता है, तो वो व्यक्ति इन शराब बेचने वालों के ऊपर, इन टैबाको बेचने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकता है। ये लोग टैक्सेस देते हैं, मतलब किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये चीज खाने से, वो लीगल है। और जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है वो कुछ कर भी नहीं सकता है। घर वाले बोलते हैं अरे तू ज्यादा दारू पिए इसलिए हुआ, तो बेचने वाले को क्यों नहीं अरेस्ट किया? तो दोनों अवैध में है, अवैध काम में है। तो उसी तरह से फाइनेंस मार्केट में भी जो लोग एकत्रित आके काम कर रहे हैं, अगर पैसे का लॉस होता है तो वो एक दूसरे के वजह से हुआ है। क्योंकि 18 साल का बच्चा नहीं था वो घर पे, उसको उससे पैसे लिए गए, या उसको ऊपर कोई जोर जबरदस्ती करके पैसे लिए गए, उसको भी मालूम था। जैसे जैसे ये कायदा स्ट्रिक्ट होता जाएगा, इस तरह से अगर कायदा बनता है तो, कि करने वाला और जिसने करवाया, करवाया भी कैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि करने वाले हैं। तो जैसे दारू बेचने वाले को कैसे गलत बोल सकते हैं? खरीदने वाले लाइन लगा के खड़े होते हैं। कोविड में तो दूध के लिए लाइन नहीं थी, पहले 2-5 किलोमीटर तो दारू के लिए लाइन थी। और पहला कोविड में तो दुकान ओपन हुआ है वाइन शॉप का, दूध का तो अंडरग्राउंड में था, अंडर अंडर बिहाइंड द बार, मतलब बिहाइंड द पीछे से था, तो ओपन वाइन शॉप ओपन हो गया, खरीदने वाले लोग हैं। तो इसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री में भी आप देखिए ना, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, लालची लोग हैं। जब तक ये दुनिया है, जब तक इस दुनिया में इंसान है, डर और लालच ये दोनों चीजें एक साथ बनी रहेगी। डर के वजह से लोग जल्दी पैसा कमाने चाह रहे हैं, लालच की वजह से लोग पैसा कमाने चाह रहे हैं। डर यानी मेरा कैसा होगा, मेरे खर्चे हैं, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीजें। लालच, मुझे जल्दी अमीर बनना है, मुझे जल्दी पैसा चाहिए। उसमें गलत क्या है? लालच बुरी भला है, ये सही बात है, पर अपने जोखिम से अगर वो कर रहा है तो दिक्कत क्या है? तो ये कायदे कानून से बहुत सारे लीडर लोग का जिंदगी खतरे में भी है, बर्बाद भी हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम मिले हैं, लीडर्स को मिला हूं जो तकलीफ में है झूठी केसेस की वजह से। अच्छा, ये सब होने के बाद भी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अगर सरकार हमें कोई सही तरीके से उपक्रम देता है, काम देता है, आप सर्वे करते हो घर घर जाके, कितने बच्चे हैं, निरक्षर कितने लोग हैं, साक्षरता कितने लोग हैं, साक्षरता मुहिम चलाते हैं, कितने घर में बच्ची है, लड़कियां, कन्या मुहिम चलाया जाता है, गरीब लोगों का एक मुहिम चलाया जाता है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं, इनकम क्या है। तो उसी तरह से नेटवर्क इंडस्ट्री का भी एक मुहिम चलाया जाना चाहिए, कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कर रहे हैं और कौन से प्लान में काम कर रहे हैं। तब एक आंकड़ा आ जाएगा, इस सर्वे आ जाएगा। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लीडर लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे लक से पैसा बनाया उसने, नसीब से नहीं भाई। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है स्किल गेम खेलने से वो लीगल है, यानी जंगल रमी, पर 3 पत्ती ये लक का गेम है, फ्लैश कार्ड गेम ये लक का गेम है। तो लक के गेम में सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल घोषित करती है, अवैध घोषित करती है, और स्किल गेम को लीगल घोषित करती है। अब स्किल गेम में भले जुए जैसा ही है, वो टीम बनाना, रमी खेलना, फिर भी उसको लीगल घोषित किया जाता है क्योंकि वो स्किल गेम में है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसको प्रमोट करते हैं और बिंदास प्रमोट करते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री मार्केटिंग में भी देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जितनी सांस इंपॉर्टेंट है जिंदगी जीने के लिए, उतना ही पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिंदगी काटने के लिए, या गुजारने के लिए, या जीने के लिए। तो व्यक्ति पैसे से बहुत चाहता है, पैसे को भी बहुत चाहता है, हर व्यक्ति। वो चाहे मन से मुंह पे ऊपर कुछ भी बोले, ये इंटरेस्ट नहीं है पैसे में, इंटरेस्ट में, पैसे में क्या रखा, वो सब डायलॉग जो भी है उससे हमको इंटरेस्ट नहीं है, पर दिल से अंदर से वो चाहता है। क्योंकि पैसे कुछ ना कुछ हर व्यक्ति चाहता है, सुरक्षा, उससे एक सुरक्षा मिलती है। कोविड में तो अनुभव देखा, जिनके पास पैसे नहीं थे वो आज इस दुनिया में नहीं है, जिनके थे उनके अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी अलग से जो भी बना, उन लोगों को तकलीफ हुई या जो भी हुई वो अलग टॉपिक है।
तो फाइनेंस इंडस्ट्री में भी समझने वाली बात यह है कि हम लोग इस इंडस्ट्री में आते हुए भी लालच कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, गलत नहीं है। और रही बात नेटवर्क इंडस्ट्री में स्पेशली, बहुत बड़ा स्किल लगता है दोस्तों, बहुत बड़ा स्किल। नसीब से इक्का दुक्का को पैसा आता है दोस्तों। यहां पे पैसा लीडरशिप पे आता है, टीम बिल्डिंग पे आता है, एटीट्यूड पे आता है। बहुत मेहनत करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है, पब्लिक स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग, एटीट्यूड, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, हैबिट्स, बहुत सारा स्किल्स डेवलप करना होता है। बहुत से बड़े बड़े जो लीडर्स मैं मिलता हूं, बहुत ही करिश्मेटिक उनका बिहेवियर होता है, पर्सनैलिटी होती है, अप्रोच होता है, काम करने का तरीका होता है, और वो हाईली डेवलप होते हैं। बहुत सारा एक्सपेंसेस किया जाता है, दिल खोल कर पैसे यहां पे बांटे जाते हैं, लगाए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स होता है, इवेंट्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ कंपनी जुड़ने से पैसे वाला नहीं बनता है, बहुत सारे स्किल्स उसको डेवलप किए करने होते हैं। किसी के जल्दी होते हैं, किसी के लेट देर सवेर होते, अनुभव के साथ होते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लगता है ये स्किल से पैसे कमाने का एक तरीका है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी लीगल घोषित किया जाए, क्योंकि स्किल्स लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बड़ी हो, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर जिंदगी में कामयाब बनना है तो दो बातों पर आपको चलना होगा, यानी उस दो बातों को आपको आत्मसात करना होगा। पहला है पीपल स्किल्स, लोक व्यवहार कला, और दूसरा है एटीट्यूड। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बड़ी बने, पर पीपल स्किल्स जिसके पास है, लोक व्यवहार कुशलता, लोक व्यवहार की कुशलता जिसके पास है, और दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, अप्रोच है, वो व्यक्ति कामयाब बन सकता है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में भी हमें कामयाब होने के लिए पीपल स्किल्स की बहुत जरूरत होती है। मतलब बिना पीपल स्किल से आप कामयाब ही नहीं बन सकते, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। और सिर्फ एक दो लोगों से नहीं, तो समूहों को जोड़ने का बिजनेस है। भले एक दूसरे से लोग कनेक्ट में हैं, लिंक में हैं, पर वो पीपल स्किल की वजह से एकत्रित रह सकते हैं। हजारों, 2-2 हजार, 5-5 हजार लोगों का गेट टुगेदर भी यहाँ पे होता है। लाखों की टीम होती है कोई कोई लीडर की, लाख लाख, 2-2, 5-5, 10-10 लाख लोगों की टीम होती है। इतनी बड़ी टीम, उस पूरे टीम को वह एड्रेस करता है। वो शायद ऑनलाइन से करे, कोई सेमिनार फंक्शन में स्टेज से करे, कम्युनिकेशन से करे, जैसे भी सोशल मीडिया का यूज करके, पर उससे प्रभावित लोग होते हैं। यानी स्किल्स लगता है, एक अलग एटीट्यूड, अप्रोच, एक अलग रंग लगता है। आसानी से पैसा नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि इस इंडस्ट्री में जो तकलीफें हैं, इस इंडस्ट्री को देखने का नजरिया है, इस इंडस्ट्री को लीगलिटी का जो एक धब्बा लगा है, इलीगल का ही धब्बा लगा है, लीगलिटी का तो कुछ है ही नहीं। तो इस इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। पर देखिए, चाहे जो भी हो, इंडस्ट्री खूबसूरत है। सही काम करना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, सही टेक्निक से काम करना चाहिए, सही प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। और इसमें अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलना जरूरी है। कभी कभी किसी को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो प्लान को समझ लेता है, सिस्टम को समझ लेता है, कुछ लोगों को बोल देता है, डुप्लीकेशन हो जाता है और पैसे आने लगते हैं। ऐसा भी होता है, लक भी होता है कुछ मात्रा में,
पर लक के साथ में जो उसका एटीट्यूड, मेहनत, टैलेंट, स्किल, हैबिट्स, हार्डवर्क, उसने जो जो प्रयास यहाँ पे किए, इतना फेलियर होता है नेटवर्क इंडस्ट्री वाला व्यक्ति, बहुत फेलियर्स, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्शंस, कितने सारे लोग उससे नहीं जुड़ते हैं, अपने ही लोग नहीं जुड़ते, घर वाले नहीं जुड़ते, बाजू वाले नहीं जुड़ते, दोस्त परिवार नहीं जुड़ते हैं। अभी तो लीडर लोगों से मिलता हो तो उनका जिंदगी में देखता तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त ही, मेरा परिवार ही, मेरा नेटवर्क के जितने भी लोग हैं वो है, एक टीम बन चुकी है, एक समूह बन चुका है। तो बहुत सारी बातें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते भी जाएंगे। बस कुछ मन की बातें थी, जो दिल में था, मैं आपसे बात करने की कोशिश की, कुछ समझाने की कोशिश की। दोस्तों, मुझे एक जन ने उस दिन पूछा कि आपके नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, सच बोलता हूँ, उसको मैंने क्लियर कट कहा, नेटवर्क मार्केटिंग खूबसूरत है पर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, अगर आप ड्रीमर नहीं हो, अगर आप एम्बिशियस नहीं हो, अगर आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर पैसा जाने के बाद यानी जोखिम नहीं लेने की आपकी क्षमता नहीं है, तो आप इस इंडस्ट्री में मत आइए। जोखिम तो लेना होगा, रिस्क तो लेना होगा। कामयाब बनना है, पैसे कमाने हैं, तो नेटवर्क इंडस्ट्री जैसा दूसरा ऑप्शन इस धरती पे नहीं है। दोस्तों, मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े उद्योग और बड़ा ब्रांड भारत में किया है, भारत का नाम गौरवान्वित किया है। डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के लीडर लोगों की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, घर चले हैं, संसार चले हैं। अच्छी बुरी बातें हर जगह होती है। यहाँ पे भी लोगों ने अपना जिंदगी को पूरा 360 डिग्री बदल दिया है। आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले कुछ जो व्यक्ति था, आज कुछ लीडर्स है जो आज विदेशों में सेटल है। कुछ भाग के सेटल है, कुछ अचीवमेंट की वजह से सेटल है। वो हर एक फील्ड में होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को गंदी नज़र से देखने वालों, मैं आपको ज़रूर एक बात बता देता हूँ, आप जितना महीने का कमाते नहीं हो ना, उतना दिन का यहाँ पे खर्चा भी करने वाले लोग हैं। आप साल में एक बार विदेश यात्रा की बात करते हो ना, यहाँ पे हर 10 दिन में, महीने भर में, साल में 12-12 बार, 20-20 बार विदेश जाने वाले भी लोग हैं। आप जो गाड़ी लेने का सपना देखते हो ना, उस सपनों का आप सिर्फ चक्का ही खरीद पाते हो, उतना ही आपका कैपेसिटी है। यहाँ पे वो चक्के वाली, 4 चाक वाली वो कार, लग्जरियस कार भी लोग यहाँ पे लेते हैं। अब फिल्मों में देखते हो ना, बड़े बड़े आलीशान घर, विलास, बीच के ऊपर घर, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। अब जिस हवाई जहाज से चलते हो ना, चॉपर की बातें करते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोगों के पास हवाई जहाज है, चॉपर्स है। बैंक बैलेंस की बात करते हो ना, तो यहाँ पे क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने के बाद तो लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्ति कमा ली है। दोस्तों, इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, अथांग महासमुद्र, अरबी समुद्र जैसा ये अथांग है, यानी इसका कोई भी अंत नहीं। इतना पैसा आ सकता है। बस पॉजिटिव देखिए नेटवर्क मार्केटिंग को। अगले टॉपिक में हम लोग अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और इसी तरह से मैं आपसे बात करते रहूँगा। ये मैं अभी कंबोडिया में हूँ, मेरे होटल के रूम में बैठा हूँ। फिनोन फे से सुखानी विला करके लगभग 180 किलोमीटर की सिटी है, वहाँ पे हूँ मैं। तो बस अकेला था तो सोचा क्या बात करूँ। बस ये वीडियो कोई वायरल करने के लिए नहीं है, बस मन की बातें आपके सामने रखने के लिए है। इस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ आपसे बातें लंबी करते रहूँगा। ये मेरा पहला वीडियो जो इतना बड़ा लंबा है, जिसमें मैं इतनी डिस्कशन कर रहा हूँ। ऐसी डिस्कशन हमेशा मैं अलग अलग करके आपके सामने आते रहूँगा, ताकि व्यूज़ मेरे समझे, विचार मेरे समझे, और शायद हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और हम भी नेटवर्क मार्केटिंग साथ में करें और पैसे भी कमाएं, देश विदेशों की यात्रा करें, एंजॉय करें, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और ज़रूर रेगुलर मैं आपसे मिलना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।